If you change the way you look at things, the things you look at change. If you change the way you look at things, the things you look at change. सो जब जब आपने किसी वस्तु के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अपना अपने देखने का नज़रिया जब आप चेंज करते हैं ना, तो वो व्यक्ति, वो चीज़ चेंज हो जाती है। ये कोट जो है इसे यूज़ किया गया था वेन डायर नाम के एक अमेरिकन सेल्फ हेल्प फिलोसोफर हैं। अलॉन्ग विद दैट ही इज़ स्पिरिचुअल मास्टर ऑल्सो। उनकी पिक्चर यहाँ पे छोटी सी है, अगर आप देख सकते हैं तो। हालांकि ये अभी इनका देहांत हो चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर। बट ये जो कोट है, हालांकि ये कोट 1970s या 1980s में किसी ने किसी छोटी सी बुक में लिखा हुआ था, बट इस कोट को यूज़ करके जो वेन डायर जी हैं, इनकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी इस कोट के आसपास घूमती है। एंड दिस कोट केम इन माई लाइफ इन 2017 एंड धीरे 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 इनिशियली तो वो काफ़ी कूल लगता है, स्मार्ट प्ले एंड स्मार्ट रीअरेंजमेंट ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन अ वे कि वो बहुत रिदमेटिक साउंड करे, या फिर दैट साउंड समथिंग ऑसम, साउंड समथिंग एपिक काइंड वाला था। इसको मैंने कुछ समय तक अपना व्हाट्सएप स्टेटस होता था ना उस समय, वो भी रखा था। हावेवर धीरे धीरे करके इस पर्टिकुलर कोट का जो गहराई है, जो डीपनेस है, I started understanding. And now, like Wayne Dyer, most part of my life, say about 50% this is the only code जिसको मैं live करने की कोशिश करती हूँ। Anything that comes in between, any challenges, any task, any job, कुछ भी चीज़ें लाइफ में आती है, this is the code I actually live. हम पढ़ते बहुत कुछ है, हम रीड बहुत कुछ करते हैं। रीड करना एंड स्टडी करना, या स्टडी करना और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना एकदम डिफरेंट चीज़ होती है। तो इस कोड को मैंने एक समय पे रीड किया था। रीड करने के बाद में वेन डायर जी लाइफ में आए, फिर मैंने इस कोड के आसपास की चीज़ों को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में करंटली अभी वो मैं प्रैक्टिकली इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। येस, द मेंटरशिप बैच चलती है, आपको पता ही है। तो उसमें जितने भी बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ देम, नॉट टू ऑल, बिकॉज नॉट एवरी वन इज कनेक्टेड विद ऑल दीज थिंग्स। सो जो स्टूडेंट्स जो कनेक्ट कर पाए इस पर्टिकुलर चीज़ को, दे आर द वन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट बेस पे 1-2 महीना हमने एक्सपेरिमेंट किया एंड सक्सेस हमें मिला। सो बेसिकली ये जो स्पिरिचुअल टीचिंग है जो हम करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हाउ वी कैन कनेक्ट दिस विद आर यूपीएससी स्टडी, या फिर यूपी पीसीएस, या फिर कोई भी पीएससी का जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट पीसीएस, चलो आप एसबीआई पीओ है, क्योंकि वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ एसबीआई पीओ, उसका भी मैं अभी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करूंगी। तो ये जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर कोई भी आपका टारगेट है, उस पर हम इस स्पिरिचुअल स्टडी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया था और उसका रिजल्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इसलिए इस वीडियो को जो देखने वाले हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाने वाली। मैं बस कोशिश करूंगी, मेरा प्रयास ये है कि मैं स्पिरिचुअल टीचिंग को आपके यूपीएससी के जर्नी से कंबाइन करके थोड़ा सा आपका यूपीएससी के प्रति या फिर पीसीएस के प्रति थोड़ा सा आपको ना अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। कर आप सब कुछ रहे हैं, बिल्कुल जो भी आपको बोला जा रहा है, ये बुक पढ़िए, ऐसा पढ़िए, सुबह से लेके शाम तक ये आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा हमें अपने माइंड को थोड़ा सा ट्वीक करना है, द वे वी थिंक उसको ट्वीक करना है। और जिसने भी ये किया है, थोड़ा बहुत भी किया है, सब्सटैंशियल रिजल्ट सामने आए हैं विथ माई ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे लगा कि इस वीडियो में अभी तक आप समझ चुके होंगे, एज आई सेड। तो अगर जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं, काफ़ी फिलोसफिकल बातें हैं, ये ऐसा नहीं होता, बहुत प्रैक्टिकल है ये एग्ज़ाम, और सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है, तो माइट नॉट बी यूजफुल टू यू। एंड आई स्टिल थैंक यू कि आपने अभी तक सुना। बट जिन लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। हो सकता है जस्ट बाय चेंजिंग द वे यू लुक एट योर एग्जामिनेशन, द होल एग्जामिनेशन एंड द होल जर्नी विल चेंज। क्योंकि अभी हमें एग्जाम से थोड़ा 4-5 महीने दूर है, इसलिए अगर थोड़ा भी अगर हमने थोड़ा सा प्रयास किया, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 2-2 मिनट का प्रयास होता है, अगर 2-2 मिनट का भी आपने प्रयास किया आने वाले 1-2 महीने तक,
अगर आप ये कर सकते हैं जो मैं आपको करने बोलने वाली हूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपने किया और अगर आपको चेंजेस लगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, तो देखिए ये जो यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी पे चलता है। यस, ये एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी पे चलता है। इसका मैंने पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। एंड जब एक बार इसको समझ जाएंगे आप, बहुत ही आई ट्राइड कि मैं बहुत सिंपल वे में एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी को अपने मटीरियलिस्टिक वर्ड में, अपने मटीरियलिस्टिक डिज़ायर से कैसे उसे कनेक्ट करना है, उसे सिंपल से सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये है मेरा न्यू चैनल लॉजिक और मिस्टिक, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल कोच एज वेल। तो मैंने ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चैनल चूज़ किया। आपको इसको फॉलो करना है नहीं करना, इसके लिए ये वीडियो नहीं है। ऑल आई वॉन्ट इज, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स है, इसमें से सिर्फ जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, आप लॉजिक और मिस्टिक वाले चैनल पे जाइए। इस चैनल से शायद बहुत बहुत चैनल है नहीं, आपको राइट अवे मिल जाएगा। और जो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, बस इन दोनों चीज़ों को, स्पेशली द फर्स्ट वन की एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और चैप्टर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी से ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। तो अगर अभी तक आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आ रही होंगी और अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो आफ्टर दिस वीडियो वेन एवर यू हैव टाइम, बस इन दोनों वीडियो के लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा। सो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल और मिस्टिसिज्म में ही ये चीज़ें चलती हैं। निकोल टेस्ला का नाम आपको पता होगा। निकोल टेस्ला प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट, जिसने भी लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, लेफ्ट ब्रेन इज योर लॉजिक माइंड एंड राइट ब्रेन इज योर इंट्यूटिव माइंड। निकोल टेस्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लेफ्ट ब्रेन टू द मैक्सिमम यूज़ किया है। और उनका ये कहना है दैट इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ट्रस्ट मी, मैं भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लॉजिकल लड़की थी, बट वो धीरे 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 चेंज करके लाइफ पूरी चेंज हो गई। बट लाइफ हैज़ बिकम ईजियर, लाइक द एफर्टलेस लाइफ कोई जी सकता है ना, वो मैं जीती हूँ। सक्सेस, फेलियर, बहुत पैसे भी आते हैं, मतलब एफर्टलेस पैसे आते हैं, और एफर्टलेस तरीके से मेरी पढ़ाई होती है और सब कुछ एफर्टलेस होता है। बिकॉज ये टीचिंग्स को मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जब अप्लाई किया तो मुझे लगा कि मे बी बिकॉज ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए इसका रिजल्ट आया। नहीं, जितने भी लोगों जो भी अग्री किया इसको अप्लाई करने के लिए, व्हेन दे अप्लाइड ना, उनके साथ भी सब्सटैंशियल रिजल्ट्स आए हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, वाई मैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचिंग है, उसको मैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस से कनेक्ट क्यों करने बोल रही हूँ, क्योंकि आप अब तो आप समझ जाएंगे कि निकोल टेस्ला, लेफ्ट ब्रेन वाला इंसान, साइंटिस्ट है ना, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, कि आपके करंट जनरेशन का जो इलॉन मस्क है, वो बंदा इसको मानता है और इसके नाम पे अपनी कार का नाम रखा है। तो आप जान सकते हैं ना कि अगर वो व्यक्ति ये बोल रहा है तो कुछ तो भाई कनेक्शन होगा जो हम डिज़ायर कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में एंड आपके स्पिरिचुअल लाइफ से। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। इन सारी टीचिंग में तो चलिए, टीचिंग को आपको लर्न भी नहीं करना है। अगर आपको एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी समझना भी नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके लिए लॉजिकल होगा और इट विल मेक सेंस। सो देखिए, हमको करना क्या है, हमको सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक गोल है, इस चैनल में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला गोल है। तो इस गोल के प्रति ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, या फिर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोल दूंगी मैं, अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलना है मुझे, तो 3 इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके बारे में आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ दैट यू वांट, हैव अ क्लैरिटी ऑफ गोल। ये मत बोलिए कि मुझे कलेक्टर बनना है, ये मत बोलिए कि आपको यूपीपीसीएस क्लियर करना है, एसडीएम बनना है, या फिर एसबीआई पीओ बनना है। आपको अपने गोल से रिलेटेड आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ दैट यू रियली 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 वांट। बिल्कुल कॉन्टेम्पलेट करिए कि इस गोल को भी आप फर्दर सेग्रीगेट, फर्दर डिवाइड करिए और डीप में जाइए। चलिए, अगर आपने ये बोलते हो कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, तो यूपीएससी क्लियर करके सिर्फ इतना बोल देंगे मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, या फिर यूपीएससी क्लियर करना इज़ व्हाट आई वांट,
तो ये पर्याप्त नहीं है, इसके अंदर भी आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि आप और डीप में जाइए। यूपीएससी जब क्लियर करना है तो आपको कब क्लियर करना है, व्हेन, विच ईयर, ठीक है, विथ आपका एग्जैक्ट रैंक क्या होगा, एग्जैक्ट रैंक क्या चाहते हैं आप, किस किस रैंक के बीच में आपको आना है। इसके साथ साथ में आपका कैडेर अगर कुछ होगा तो वो डिसाइड कर लीजिए। अलॉन्ग विद दैट कभी कभी होता है ना कि यू ऑल्सो वांट कि आपका जो कोई ग्रुप होगा जो साथ में पढ़ता है वो उन सबका भी साथ में हो जाए। तो एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट। सो नाउ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जितने लोग भी इस चैनल में व्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, उनको ये तो पता है कि उन्हें क्या चाहिए। एंड आंसर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्लियर करना, ये आपका गोल है। अब इस गोल के प्रति जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उस गोल से रिलेटेड आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून्ड इन है, कैसा वाइब्रेशन है, उस गोल को लेके आपकी एनर्जी क्या है। एंड हाउ डू यू नो कि आपकी एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। आप इस एग्ज़ाम के प्रति क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है ये एग्ज़ाम अचीवेबल है, कि आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, क्या आपको लगता है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स अपने लाइफ के वेस्ट कर दिए, कि आपने अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, आप डिप्रेस हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके। आपकी एग्जैक्ट थिंकिंग क्या है आपके गोल को लेके, आप इस गोल को लेके अपने मन में क्या बात करते हो। बिकॉज सेल्फ टॉक तो हर इंसान करता है, बट जब भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एसडीएम लेवल के ऊपर नाम आता है तो क्या आपके दिमाग में ये चलता है कि अरे बहुत करप्शन है यहाँ पे, तो चाचा दादा लोग का होता है, पैसे वालों का होता है, या फिर कोचिंग पढ़ने वालों का होता है। वॉट इज़ दैट सेल्फ टॉक यू डू विथ रिगार्ड्स टू योर गोल। इसके अलावा आप अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं क्या इस गोल पे, क्या कैन यू विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप ऑलरेडी एक कलेक्टर हैं। आपने टीना दाबी का तो पिक्चर्स देखा होगा ऑफिस में बैठे हुए, या फिर किसी न किसी एसडीएम की पिक्चर या फिर डीएम की पिक्चर देखी होगी, अपने गाड़ी के सामने हाथ फोल्ड करके खड़े करना एक कॉमन पिक्चर है ना। आर यू एबल टू विजुअलाइज योर सेल्फ एज दैट थिंग, ठीक है। आपका फीलिंग कैसा आता है, क्या आप हमेशा लो वाइब्रेशन, लो फील करते हो एग्जाम को लेके, गंदा फील होता है, अचीवेबल नहीं लगता, बहुत सैड फील करते हो, बहुत सैड इमोशन में रहते हो। तो इफ़ दैट बीइंग द केस, सबसे पहले तो आपको गोल क्लियरली पता होना चाहिए। जब गोल भी क्लियरली पता होना चाहिए तो गोल में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एसबीआई पीओ बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, कहाँ बनना है, आपका रैंक क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली, ताकि आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको सोचना ना पड़े उस जवाब देने के लिए। एंड जब भी कोई इंसान आपसे सवाल पूछे तो आप पढ़ाई कैसे चल रही है, बस चल रही है यार, और एग्ज़ाम कैसा है, मत पूछ यार इतना टफ है, बस ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इमेजिन इफ़ योर, जो चीज़ आपकी ड्रीम चीज़ है, जो चीज़ आपको एक्चुअल में चाहिए, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा उसे अचीव करके आपको कुछ हासिल होगा, या फिर कुछ आप अचीव करेंगे, उसके प्रति अब अगर आप इस तरीके की बात कर रहे होंगे तो जस्ट इमेजिन आप साल भर क्या कर रहे हैं। अचीव कर लेंगे, देर आर पीपल जिन्होंने अचीव किया है, बट मैंने अभी तक, व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, मेरे आसपास कोई टॉपर नहीं थे। बट जब 3-4 साल आप इस जर्नी में रह जाते हैं ना, तो फिर आपको आपके आसपास वाले आपको सक्सेसफुल नज़र आते हैं। सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने क्लियर किया है, कोई एसडीएम की पोस्ट पे है, कोई आईपीएस की पोस्ट पे है, कोई अपना लेबर डिपार्टमेंट पे है, अलग अलग डिपार्टमेंट पे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में। तो उन सब से जब बात करोगे ना आप, तो उनकी जो इस एग्ज़ाम के प्रति जो थिंकिंग होती है ना, जिस तरीके से वो बात करते हैं, एक कॉमन चीज़ है कि दे आर नेवर नेगेटिव अबाउट इट, नेवर एवर। दीज आर द पीपल जो हमेशा हमेशा श्योर होते हैं, हमेशा श्योर होते हैं कि आज नहीं तो कल ये हो जाएगा, ये अचीवेबल है, ये ज़रूर बोलते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो जब बाय द टाइम यू विल एक्चुअली गो अहेड इन द जर्नी, और आपको जब ये एग्ज़ाम समझ में आने लग जाएगा ना, आपको एक टाइप की श्योरिटी आ जाती है कि नहीं यार, ये एग्ज़ाम मेरे से क्रैक ज़रूर होगा। तो इसलिए यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, पहले आपको एग्जैक्ट गोल पता है, और उसके बाद आपको ये पूछना है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं इस गोल को लेके। वॉट इज़ दैट यूर टॉकिंग, वॉट इज़ दैट सेल्फ टॉक, आपको फील कैसा हो रहा है, गंदा फील हो रहा है कि अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि आप क्या बात करते हैं सामने वाले से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपके ऊपर ही था, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, आपका इमोशन क्या है। अब होता है व्हाट एंड हाउ डू यू कॉन्वर्सेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना, दैट वाज रिलेटेड टू इनसाइड वर्ल्ड।
इनसाइड आपका क्या चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इनसाइड आपका क्या चल रहा है हैज़ द डायरेक्ट कोरिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जब आप अच्छा अच्छा फील करते हैं ना एग्जाम को लेके, तो आपके कॉन्वर्जेशन में भी अच्छा अच्छा ही आएगा। जब आप फील करते हैं ना कि थोड़ा सा इजी है यार ये एग्जाम, एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाता है ना, तो जब जब भी आप ये सोचते हैं ना, तो आप इसको आपके आउटसाइड वर्ल्ड में जब भी आप किसी से कॉन्वर्जेट करेंगे ना, आपके कॉन्वर्जेशन में भी वो ईज, वो एफर्टलेस बना आ जाएगा। अब मैं इसे को रिलेट करती हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट है वो SBI PO की तैयारी कर रही है, साइड साइड IBPS वगैरह भी देती है, RRB वगैरह भी देती है, पिछले 4 साल से वो प्रिपेयर कर रही है। एंड शी इज़ समवन जो कि छत्तीसगढ़ टॉपर थी। कब? 10th में एंड 12th में। छत्तीसगढ़ में तो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ उसका रैंक 1 आया था, एंड 12th में भी अराउंड टॉप 5 में थी वो छत्तीसगढ़ की। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और उसका जो रैंक था ना, वो मतलब वो SBI PO का प्री भी क्लियर नहीं कर पा रही इनिशियल स्टेज में। व्हेन शी स्टार्टेड, तो व्हेन शी स्टार्टेड वो एंथुजियाज्म होता है, तो इनिशियल स्टेज पे ना वो पढ़ाई करते करते कट ऑफ से लेस देन 1 मार्क से रह जाती थी, और ऐसा उसके साथ में 2 से 3 बार हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे करके अब क्या हो गया, कट ऑफ से वो और दूर होते चले गए। बिकॉज अगर आपको पता होगा 2019 और 2020 में कट ऑफ, 2018 के पहले कट ऑफ बहुत कम होता था, 50-52 में होता था, और उसके बाद में अभी तो कभी कभी 60s भी टच करता है। तो 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन में 60 राइट क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, 60% एक्यूरेसी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे टाइप के एग्जाम में। तो होने क्या लगा, अब उसका जो डिफरेंस होने लग गया ना कट ऑफ से, वो 4 से 5 नंबर का होने लग गया। पहले लेस देन 1 मार्क्स का होता था, और उसके बाद में 4 से 5 होने लग गया। प्लस ईयर, जैसे जैसे आप ईयर्स बढ़ते जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है बहुत ज़्यादा। बट वी स्टार्टेड दिस, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी तो मेरी बहुत पहले चालू हो गई थी। हाउएवर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, जो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया। अप्रैल 2022 में आई स्टार्टेड एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग टोटल मतलब लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। बट मैंने ये एक्सपेरिमेंट इस बंदी के साथ में किया था और बिकॉज इसके साथ इसलिए किया था बिकॉज ये बंदी मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है कि दीदी अगर मुझे बोलेगी तो वो गलत बोल ही नहीं सकती है। सो उस ब्लाइंड ट्रस्ट पे, विदाउट नोइंग की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन क्या होती, थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस किया था उसको। बस मैंने बोला था कि समहाउ कुछ कुछ प्रैक्टिसेस करने के लिए। उसके बाद में वो जस्ट पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ में और इस एग्जाम को लेके पॉजिटिव रहने के साथ में एक चीज़ मैंने इसको बोली थी कि डू नॉट यूज़ द वर्ड कट ऑफ। कट ऑफ वर्ड यूज़ मत कर। तुझे SBI का एग्ज़ाम देना है, व्हाट इज़ दैट यू वांट, तुझे क्या चाहिए इस एग्ज़ाम से। जब तू इसको प्री देने जा रही है तो तू क्या चाहती है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तू अटेम्प्ट करे या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तेरे आए, उस पर ध्यान दे। रादर देन अपने आप को हम हमेशा, ट्रस्ट मी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हमेशा कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ UPSC से रिलेटेड। आप देखिए, मेरे पास ऐसा कोई डेटा तो है नहीं, मैंने सर्वे नहीं किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। CSAT का, ठीक है, आई एंटर्ड दिस जर्नी, आई केम टू नो अबाउट UPSC एग्जाम्स की एग्जैक्टली क्या होता है इन 2018, एंड देन आई डिसाइडेड कि मेरे पास में 19 एंड 20 का बस 2 ही अटैम्प्ट था बिकॉज एज बार हो रही थी मेरी। तो मुझे लगा कि क्यों ना यार, खतरों के खिलाड़ी टाइप 2 साल तो है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। एंड मैंने ये एंटर किया। तो इन 2018 CSAT से रिलेटेड मार्केट में चर्चा पता है क्या थी? अरे CSAT बहुत ईजी है, CSAT बहुत ईजी है, 10th तक का आता है मैथ्स, CSAT बड़ा ईजी है, इंग्लिश बड़ा ईजी है, CSAT बड़ा ईजी है। और आपको पता है, जब जैसे ही मैं 2018 से स्टार्ट किया ना ये प्रेपरेशन, जब 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ उसके पहले चर्चा चलने लग गई कि CSAT में हमको बस 66 ही चाहिए। तो वी जस्ट चेंज द वर्ड फ्रॉम ईजी। मार्केट में CSAT ईजी है ना बोल के मार्केट में लोग बोलने लग गए कि आपको सिर्फ 66 चाहिए, 66 प्लस ले आ यार, 66 एंड हाफ ले आ, 66 बस तो लाना है। ये 66 का जब हमने रोना चालू किया है, ट्रस्ट मी, 19, 20 एंड 21 की जर्नी मैंने देखी है, बच्चे 66 एंड हाफ लाने में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड CSAT ईजी है से उन्होंने चेंज कर दिया 66 एंड हाफ। अब आप ब्लेम कर सकते हैं कि एग्ज़ाम बड़ा अजीब हो रहा है, टफ मार्क्स ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ट्रस्ट मी, देयर आर इंजीनियर्स
जो जिनका 66.5 नहीं आ रहा है, दे आर IITians जिसका 66.5 नहीं आ रहा है. देन देर इज़ अ नॉर्मल अपना BA ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट जो CSAT के ऊपर ट्रबल भी नहीं करता, CSAT उसका निकल जाता है. सो दिस मे बी अ वेरी वेग एग्जाम्पल, मेरे पास में एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. सो कमिंग बैक टू अपना SBI वाला एग्जाम्पल, तो मैंने उसको क्या बोला सबसे पहला, और ये आपको भी अप्लाई करना है, टेक दिस वर्ड कट ऑफ आउट ऑफ योर लाइफ. कट ऑफ को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए. जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, कितना चाहिए आपसे, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए इससे. तो हमको चाहिए कि अगर UPSC दे रहे हैं तो आई नीड 110 मार्क्स, UPPCS दे रहे हैं तो मैं कम से कम 115 मार्क्स मुझे चाहिए ही चाहिए. तो आप ये अपने आप को टारगेट नहीं दे रहे हैं, ये आप एक्चुअली डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं. जब आप कट ऑफ बोलते हैं ना, तो आपने फ्यूचर को डिक्लेयर कर दिया है कि आप कट ऑफ के इर्द गिर्द रहेंगे. तो आप देखिएगा, या तो आप कट ऑफ के बिल्कुल बाउंड्री में खड़े होते हैं, कभी पार हो जाते हैं और कभी पार ना हो पाते हैं, आसपास खड़े रहते हैं. साल भर आपने प्रीलिम्स को लेके कट ऑफ बोला है, तो आप प्रीलिम्स में कट ऑफ के ही आसपास रहेंगे. आप साल भर, अभी भी हमारे पास में गुड 5 to 6 मंथ्स है, इसमें अगर हम हर मॉर्निंग को एक बार बस रिआइट्रेट कर दें, एकदम क्लियरली विजुअलाइज कर दें, दिस इज़ व्हाट माय टारगेट इज़, मेरे को 115 चाहिए ही चाहिए, मुझे 110 मार्क्स लाना ही लाना है. ये तो ये करने से उसका क्या होगा, आपका जब ये करने लग जाते हैं ना, तो मुझे नहीं पता हाउ इट वर्क्स, बिकॉज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन है. मेरी SBI स्टूडेंट का हुआ ये, आई आस्क्ड हर, कट ऑफ तो मेरे निकाल लाइफ से, उसने निकाल दिया. फिर मैंने उसको पूछा व्हाट इज़ दैट यू वांट, तो वो मेरे को बोली कि मेरे लाइब्रेरी में दीदी एक लड़का आता है जिसने ना 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है 100 में से. तो 90+ जो लड़का क्लर्क और PO के एग्जाम में अटेम्प्ट करता है, क्योंकि आपको पता होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा PO और उसका, अगर आपने अटेम्प्ट किया है ना, तो आपका एक्यूरेसी बहुत ख़राब नहीं होती है. हमारे UPSC के जैसा नहीं होता कि बहुत वेगनेस है, क्योंकि हम अगर मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो वी जनरली गेट द राइट आंसर इफ़ वी सॉल्व इट इन अ राइट वे. तो एक्यूरेसी बहुत गंदी नहीं होती है. तो हट हट के भी इसका अगर 20 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 20 क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो जाता है, तब भी ये बंदा बहुत सेफ जगह पे खड़ा हुआ है अपने कट ऑफ के. तो इस बंदी का क्या होता था कि जब जब ये 65 अटेम्प्ट करती थी तो इसको 60 मिलता था और कट ऑफ जाता था 62. उसके बाद में इसने क्या किया, जब उसका 62 आया ना, तो इसने क्या किया, अपने जो अटेम्प्ट है ना उसको बढ़ा के 68 कर लिया. 68 जैसे किया ना, तो उसके बाद में इसकी जो एक्यूरेसी थी वो 62 हुई और उस साल कट ऑफ गया 64. ये एक्चुअल में हुआ है. मैं आपको, अगर वो लड़की मुझे परमिशन देगी, तो मुझे अगर फ्यूचर में मार्कशीट शेयर करने का मौका मिले तो मैं आपको टेलीग्राम में ज़रूर डालूंगी उसका नाम वगैरह हटा के, मगर ये उसके साथ में हुआ है. तो इससे क्या हुआ, जब उसका ध्यान गया ना कट ऑफ में, तो मैम कट ऑफ के ही आसपास खड़ी रही. तो उसके बाद मैंने इस बार बोला कि व्हाट इज़ दैट यू वांट, तो ही शी सेड कि देखो दीदी 90 लेके आया है, मतलब 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ह्यूमनली पॉसिबल तो है. तो व्हाट शी डिड इज, उसने जो भी वो नेक्स्ट टारगेट अब सेट कर रही है ना, कट ऑफ तो नहीं है अब हमारा टारगेट, और कट ऑफ के आसपास भी नहीं रहना है हमारा टारगेट. अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ द टारगेट, तेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तो उसने क्या बोला 90 तो नहीं. तो उसने क्या किया, उसने वेगली कुछ चीज़ें नहीं बोली, कि कोई भी ऐसे नंबर रैंडमली नहीं बोला. उसने प्रैक्टिकल सोचा. प्रैक्टिकल क्या सोचा कि दीदी एक लड़का है जिसने अचीव किया है, दैट मीन्स इट इज़ अचीवेबल. तो एग्जैक्टली आप लोग क्या करिए, UPSC या UPPCS को लेकर आसपास का एग्जाम्पल देखिए, और आप ये देखिए कि कौन सा एकदम प्रैक्टिकल है. देयर आर पीपल जिसने 120 मार्क्स लेके आते हैं, देयर आर पीपल जिसने 110 लेके आते हैं. आपके दिल को नेचुरल क्या लग रहा है, तो आपके दिल को नेचुरल लग सकता है 110, तो आप 110 टारगेट रखिए. अगर आपको 105 लग रहा है, आप 105 टारगेट रखिए, जब क्योंकि 105 110 बिल्कुल सेफ टारगेट है. ठीक है, जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेफ है. इसने 90 रखा, ट्रस्ट मी. लास्ट 22 ऑफ नवंबर की बात है, SBI क्लर्क का एग्जाम था. SBI क्लर्क में 100 में से लड़की ने 86 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आई है, विच हैज़ नेवर हैपेंड इन हर लाइफ. अगर क्लर्क में भी वो मैक्सिमम 65 या 68 अटेम्प्ट किया था, वो भी रो के. और उसके बाद में PO की अगर बात करें तो PO में तो कम हो जाता है, इसने 60 58 60 अटेम्प्ट कर पाती थी.
फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ विद द प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ हम लोगों ने बस इतना ही बोला है। तो हम क्या करते थे, हम जनरली कॉन्वर्जेशन में हम ऐसा फोर्सफुली अपने आप को नहीं किए, वी जस्ट ट्राई। वो अफर्मेशन तो करती थी अपना, वो अलग बात है। जब भी ये मुझसे बात करती थी फ़ोन में, तो हाँ यार 90 के लिए ये करना पड़ेगा, हाँ दीदी 90 के लिए मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, हाँ दीदी मैं 90 मार्क्स के लिए ये कर रही हूँ। तो जब भी आप बात करो, जिससे भी बात करो, प्री पढ़ रहा है क्या, हाँ यार बस 110 के लिए मुझे करंट अफेयर्स पढ़ना है, 110 के लिए मुझे ये करना है। तो आपको मैं आपका काम करने से नहीं रोक रही हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज़, मैं इस पूरे एग्ज़ाम के प्रति आपकी एनर्जी चेंज करने को कोशिश कर रही हूँ। एंड एनर्जी कैसे चेंज होगी, व्हेन यू चेंज योर वाइब्रेशन, व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी। वीडियो देखिए, आपको एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, तब आपको पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थिंकिंग समझ में आएगा। चेंज द वे यू लुक एट थिंग, द थिंग यू लुक एट चेंजेस। Change the way you talk about things, change the way you think about certain things, everything, it is that magical। ये change हुआ है। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स मैं दूंगी, मेरे मेंटरशिप की लड़की है, शी वॉज स्ट्रगलिंग विद 3 घंटा का जो पेपर है, उससे स्टार्ट तो खैर सबको ही, जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं वो 5.5 से 6 घंटा। मैं आई एम समवन जो मेंटरशिप में, आपको मैं क्या बोलती हूँ, चाहे 5 घंटा लगे या 8 घंटा लगे, तेरे को ये 20 क्वेश्चन लिख के उठना है। तो सो दैट यू नो ना कि वे यू स्टैंड इनिशियली। तो हर स्टूडेंट अराउंड 5.5 and 6 आवर्स में ही अटका रहता था। सो दिस पर्टिकुलर गर्ल, उसने 1 महीना काम तो वही किया जो डेली आंसर राइटिंग को मैं चेक कर रही थी और जो उसको टारगेट दे रही थी पढ़ने का, काम उसने चेंज नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसने, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थिंकिंग चेंज करने की, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर हाई वाइब्रेशन वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो पढ़ाई करना बंद कर दी। पढ़ाई बिल्कुल, अपना एफर्ट वहीं के वहीं लगा था। अब वो एफर्ट लगने के बाद भी ना, जो थिंकिंग थी ना, वो धीरे धीरे करके चेंज होने लग गई। सो मैंने उसको टारगेट दिया था कि तू ये बोल कि 3 घंटे में पेपर 20 क्वेश्चन लिखना इज़ अ वेरी इजी टास्क फॉर मी। बहुत ईजिली मैं 3 घंटे में पेपर, क्योंकि जब आप सोचते हैं ना कि आपसे नहीं होगा, तो आपसे डेफिनेटली नहीं होगा। बट आप जब सोचने लग जाते हैं ना कि शायद हो जाए, तो शायद जैसी बोलोगे ना, तो शायद आपसे हो भी जाएगा। एंड जिस दिन आपने बोला ना कि ईजिली होगा, उस दिन आपसे ईजिली होगा। तो ये जो मेंस वाली बंदी है ना, आई थिंक 15th को एक टेस्ट दी थी, आई थिंक दिस वॉज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर की बात है। और उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट था 23rd सितंबर या 27 सितंबर, इफ़ आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। इस 15 जब टेस्ट होता है, उसके अगले दिन मैं फीडबैक देती हूँ। तो 16th के फीडबैक के दिन पे मैंने ये डिस्कस किया था। शी ट्राइड इट, क्योंकि ये भी बंदी बहुत आंख बन करके ट्रस्ट करती, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर होना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। शी जस्ट ट्राइड इट कि हार्म क्या जा रहा है, ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट से कि ये ईजी है ना। तो उसने ईजी 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 बोलने लग गई, एंड दैट ईजी थिंग केम। और उसके बाद में मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में जो हम अफर्मेशन डालते हैं, उस एफर्मेशन पे भी ये डालने लग गई कि 3 घंटा, मैं तो 2 घंटा 50 मिनट में 20 क्वेश्चन लिख लेती हूँ, इट इज़ दैट ईजी, इट इज़ दैट ईजी, इट इज़ दैट ईजी। और ये वाले टेस्ट में ना, ये बंदी जो 23rd या 27th, आई डोंट क्वाइट रिमेंबर, इसमें इसने 3 hour 45 minutes में ख़त्म किया। हाँ, हम 3 घंटे से अभी दूर हैं, बट 5.5 घंटे में ना वो कभी भी नहीं लिखेगी। अब वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हो चुका है, 3 hour 45 minutes। उसके बाद वाले टेस्ट में बंदी 3 hour 15 minute में अटकी। उसके बाद क्या हुआ इसके साथ में, अब बंदी हो गई कंप्लेसेंट, क्योंकि जब इजीली हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि एनर्जी वाइब्रेशन पे काम नहीं करना पड़ेगा, शायद इसने नहीं किया। तो नेक्स्ट वाले टेस्ट में 3 hour 45 minutes लगा। हो सकता है कि वो GS4 दे दी थी, उसके कारण भी हुआ, वो मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये फ्लक्चुएट हुआ है। मैं ऐसा कोई आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि हमेशा कम हुआ है, पहले कम हुआ और कम हुआ, और फिर यहाँ पे उसने बढ़ाई भी है। एंड वी स्टिल हैव टू फाइंड आउट द रीज़न। बट पता है ये होने के बाद इसका क्या हुआ, शी जॉइन मी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, आई गेस अगस्त में ज्वाइन किया था। एंड दिवाली के बाद वाले टेस्ट के बाद में, दिवाली का मैंने छुट्टी दिया था 3 या 4 दिन का, बट आई एम वेरी क्लोज टू दिस स्टूडेंट ऑफ माइन। तो मैंने उसको कॉल करके पूछा, तो हम जनरली चिटचैट कर रहे थे, और उस चिटचैट में उनको यही बोला कि मैम कुछ हुआ नहीं हुआ है, मुझे अब ना आप कोई भी क्वेश्चन दे दो मेंस का, मैं लिख लूँगी। मुझे आता है या नहीं आता है, मुझे इंट्रोडक्शन, मुझे पॉइंटर्स और मुझे कंक्लूड करना आता है, मुझे डायग्राम बनाना आता है, यू गिव मी एनी क्वेश्चन आई विल राइट। क्योंकि हमने मेहनत तो आप सभी कर रहे हैं, मेहनत कौन नहीं कर रहा है इस एग्जाम में, जो 1 साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा है, हम सभी एग्जाम में मेहनत कर रहे हैं। ये बंदी 3 बार प्रीलिम्स फेल हुई है, 2 या 3 बार, 2 बार प्रीलिम्स फेल हुई, थर्ड वाला प्री था इसका।
यूपीपीसीएस का भी प्री फेल करी है, बट इट्स ऑल अबाउट कि मेहनत, ऐसा नहीं कि 3 साल में मेहनत नहीं करी। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भाई, इन लोगों की हैंड राइटिंग, इनका द वे दे राइट, इनकी जो वोकेबुलरी है ये बहुत स्ट्रांग है, मुझसे भी बहुत स्ट्रांग वोकेबुलरी यूज़ करते हैं ये लोग। 2-3 स्टूडेंट तो इतने अच्छा लिखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे भी शर्म आ जाती है अपनी कॉपी देख के। बट what is that one thing that is going wrong? It's your mindset, it's the way you are thinking, it's the vibration आप जिस पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम को लेके टफ है। सी सैट बहुत हार्ड है। 3 घंटे में एग्ज़ाम लिखना इम्पॉसिबल टास्क है। एक हो ना एवरीथिंग अंडर द सन, अच्छा आपको पता है एवरीथिंग अंडर द सन आता है? आप स्टूडेंट है, आप खुद बताइए, क्या प्री और मेंस में यानी एवरीथिंग अंडर द सन आता है? भाई नहीं आता, आप लोग को भी पता है। अगर एवरीथिंग अंडर द सन आता भी है ना, तो आपको जो कट ऑफ जो आपका है ना, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, बट चलो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो आपके सिलेबस के पार्ट से ही आता है। 100 क्वेश्चन में से हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसा है जो अंडर द सन वाले कैटेगरी का होगा, बट क्या आपका जो कट ऑफ है वो 90 है? ऐसा तो है ही नहीं। आप 50% आपको चाहिए होता है, 50% या 55%, आप 55% लाइए, आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है, मेहनत तो लगेगी ही लगेगी, मैं मेहनत करने को नहीं बोल रही हूँ। यू नीड टू चेंज द वे आपकी इनर टॉकिंग है इस एग्ज़ाम को लेकर, इनर थिंकिंग है इस एग्ज़ाम को लेकर, इनर इमोशन है इस एग्ज़ाम को लेकर। फिर आप क्या देख पा रहे हैं? इनर फीलिंग, इनर इमोशन, इनर थिंकिंग। धीरे धीरे करके आप चेंज तो करिए इसे। शायद देखिए, ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? और ये ऐसा ही नहीं है कि मैं कभी कभी मुझे लगता है कि पहले जब यंग होते हैं ना हम, तो हमें लगता है इट इज़ ऑल द स्मार्ट प्ले ऑफ द वर्ड्स, बट सर्टेन थिंग्स ना आपकी लाइफ में जब आपको समझ में आता है कि नहीं, कुछ पुरानी कहावतें जो होती है ना, वो एक्चुअली वो जीवन का ना मूल सिद्धांत बन के सामने आती है। लाइक चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग यू लुक एट चेंजेस। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। ट्राई तो करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, धीरे से ट्राई करने की कोशिश करिए, बोलिए कुछ, मतलब इनफैक्ट एक ये भी होता है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। यस, यू कैन डू दैट। इनफैक्ट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इनिशियल स्टेज पे। जब आपको दिन भर आदत है ये बोलने की कि यूपीएससी है, फिर ये सोचने की कि इतना टफ है, आई एम फीलिंग सैड, मुझसे तो हो नहीं रहा है, आज मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब तक आपका ये नेचुरल ना हो जाए ना पॉजिटिविटी, फेक इट टिल यू मेक इट, कोई हार्म नहीं है। बट ट्रस्ट मी, जिसने भी इस प्रैक्टिस को 21 डेज किया है ना गाइज, 21 डेज में इतना सब्सटैंशियल चेंजेस आ जाते हैं। कंटिन्यूस 21 डेज आप करके देखिए, उसके बाद आप देखिएगा अगर आपको चेंजेस नहीं आए ना तो कोई बात नहीं भाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी कंट्री की 60+ है, 65 अराउंड है। अभी तो सेंसस आया नहीं है, ढंग की जनगणना हुई नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इंडिया की 70 ना हो जाए। तो चलिए अभी 65 ही पकड़ के रखते हैं, 62 है, 62.5 और समथिंग। चलिए अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज 65 है, तो 65 ईयर्स जीना है आपको। कितने साल के हैं आप? 25 साल के, 30 साल के, कि 35 साल के? अगर आप 35 के भी है ना भाई साहब, तो आपको अपनी आधी लाइफ जीनी है। 30 के हैं तो भूल ही जाइए, 25 के हैं तो मतलब अभी सोचे कितनी सारी लाइफ बची हुई है ना? तो उसमें अगर आपको 21 से 40 डेज तक, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस 1.25 महीने के लिए करनी होती है, 40 डेज तक, बट इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड द हैबिट। वंस ये हैबिट बिल्ड हो जाती है ना, तो ये जो 22nd डे से 40th डे की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत एक्साइटिंग वाली होती है। तब मज़ा आता है चीज़ें करने में, बिकॉज बाय 21 डेज आपका कुछ ना कुछ तो बॉडी में, थिंकिंग में, द वे यू स्माइल, द वे यू वॉक, आपके एटीट्यूड में चेंज आ जाता है जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। तो ये जो जर्नी होती है ना, सोचिए ना, अगर आपको इतनी लाइफ जीनी है, इनफैक्ट अगर यूपीएससी की अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करें, 5 मंथ्स है ना, 150 डेज है ना प्रीलिम्स को। इनफैक्ट 150 से ज़्यादा ही है, मगर मैंने 5 महीना लिया है। 5 महीना 30 दिन के एवरेज में महीना अगर लिया है तो 150 डेज है ना। 150 डेज में करना वही है, पढ़ाई करने नहीं बोल रही हूँ मैं, पढ़ाई छोड़ दीजिए, मगर आप बस कोशिश करिएगा कि सुबह, दोपहर और शाम, और जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट से कि यूपीएससी इज़ ईजी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो ईजी है, और जो भी आपने मार्क्स डिसाइड किया है वो आप बता दीजिए। इनफैक्ट मैं तो ये भी यूज़ करती हूँ, मैं प्रीलिम्स के लिए अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आपको अपने दिमाग को लॉजिक भी देना है ना, कि ऐसा थोड़ा ना कि मतलब बोल दिया तो ऐसा होता है कि बोल दिया तो चेंज हो गया। तो हाउ यू कैन ट्वीक योर माइंड, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल वाला ही लॉजिक लगा रही हूँ मैं यहाँ पे।
आप बोलिए अपने आप को, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं ना कि अरे यूपीपीसीएस प्री तो बहुत ही ईजी है, इतना ईजी एग्जाम है कि मैं जब भी इस एग्जाम को बैठने लिखता हूँ तो मैं क्लियर ही करता हूँ। मेरा टारगेट क्या, मैं तो हमेशा 115 प्लस में ही रहता हूँ, 115 क्वेश्चन के प्लस में ही रहता हूँ। और पता है मैं 115 क्वेश्चन के प्लस में इसलिए रहता हूँ, ये रहती हूँ क्योंकि आंसर मेरी आंखों के सामने है। तो जब आंसर मेरी आंखों के सामने है और मैं इतनी स्मार्ट बंदी या मैं इतना स्मार्ट बंदा, यार राइट ही ऑप्शन तो चूज करना है। जब आंसर आंखों के सामने, मेमोरी का तो कोई गेम ही नहीं है। आंसर आंखों के सामने है और मैं राइट आंसर टिक करता हूँ, आंसर आंखों के सामने है, मैं राइट आंसर टिक करता हूँ। मैंने इन क्वेश्चन को इतने बार पढ़ा है, मैं इतना फैक्चुअल है, और इन फैक्ट्स तो मैंने इतने बार पढ़ा है, तो जब फैक्चुअल जो पढ़ा लिखा फैक्ट्स जब सामने आता है, आंसर आंखों के सामने आता है, तो मैं करेक्ट क्लिक करता हूँ। यू सी द वे वाइब्रेशन चेंज हो रही है, वही सेम एग्जाम को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। एंड when you change the way you look at things, the thing you look at changes. आपको आपका एग्जाम अचीवेबल लग जाएगा। मुझे नहीं पता टॉपर्स कैसे करते हैं, वेदर यही फंडे के साथ में करते हैं कि नहीं करते हैं, मगर जो टॉप करता है ना, या फिर जो एग्जाम क्लियर करता है ना, वो बहुत, उसका ना स्टेट ऑफ माइंड बहुत चिल रहता है। आप अगर रिपीटेड कैंडिडेट भी होंगे ना, तो आप वो वाला याद करिए जब आपका प्री क्लियर हुआ था। उस दिन को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि आपका दिमाग चिल था उस एग्जाम को लेकर। तो इसलिए बोल रही हूँ, कोशिश करिए सुबह, दोपहर और शाम दिन का 2 से 3 मिनट निकालिए, नौ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी भी नहीं है। और अगर आप चाहें तो वो वाले वीडियोस को थोड़ा सा, मैं उन 2 वीडियोस को इसलिए देखने आपको बोल रही हूँ क्योंकि ना उसमें एक बार आप लॉजिक समझ जाएंगे ना कि व्हाट इज वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड हाउ इट ऑल वर्क्स, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, तो उसके बाद जब आप थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी के साथ में आप अपने अफर्मेशंस बोलेंगे कि यूपीएससी इज इजी या फिर सी सैट ईजी है। ट्रस्ट मी गाइस, सी सैट को 66.5 लेके आना है, बंदों से 66.5 ही नहीं आ रहा है। इसको बोलिए कि सी सैट ईजी है, और ईजी बोलने के बाद में अपने आप को टारगेट दीजिए कि आपका 75 आ रहा है या 80 आ रहा है। ये करेंगे ना मार्क्स, तभी आपका काम होगा, वरना सोच लीजिए, आप बोलिए कि आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन करेक्ट कर, 40 क्वेश्चन नहीं होता, आई डोंट नो 0.33 का कैलकुलेशन क्या होगा, मगर मार्क्स ले लीजिए ना। आपको मार्क्स 66 मार्क्स लाना होता है ना, तो आप एक काम करिए, आप उसको 80 बोल दीजिए। तो जो भी आपका सी सैट का टारगेट है, जो भी आपका कैलकुलेशन है, उसको आप अपने आप को बोलिए, और ये इजी बोलिए रादर देन, और कट ऑफ वर्ड तो इस पूरे वीडियो से अगर आप कुछ ले सकते हैं, जस्ट लेना चाहते हैं, इतना लंबा वीडियो अगर आपने सुना है, तो कट ऑफ को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट एंड ऑफ कर दीजिए, ब्रेकअप कर लीजिए, ब्रेकअप विद दिस वर्ड, एंड देन जस्ट से वॉट यू वॉन्ट, जस्ट डिक्लेयर वॉट यू वॉन्ट एंड देन वर्क अपॉन इट। पढ़ाई तो उतनी ही करनी है, कोई नहीं बोलने वाला कि एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से आपको नंबर ऑफ आवर्स 1 घंटा कम हो जाएगा। पढ़ाई तो उतनी करनी, तो क्यों ना यार जस्ट चेंज द वे वी लुक एट थिंग्स, सो दैट द थिंग विच वी आर डूइंग विल चेंज फॉर अस। ठीक है, होपफुली दिस वाज हेल्पफुल टू यू। आई नो मैं टॉपिक से डिविएट हो गई, बट दिस इज समथिंग दैट इज वर्किंग इन माई मेंटरशिप बैच, एंड दैट इज समथिंग मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ में शेयर करना चाहिए। इवन दो लंबा वीडियो हो गया है, जो भी इस वीडियो के अंत तक है, मेरे थोड़ा बहुत तो आप ट्रस्ट गेन करी होंगी मैंने आपसे, तो उस ट्रस्ट के ही सहारे ना 21 डेज तक ये प्रैक्टिस करिए। दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल होता है ये चीज़ें।